Hello and welcome, dear students. This is Balram Kumar, and today we are going to start our first class of English literature. सबसे पहला जो चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का वो है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे जैसे इस टॉपिक को पढ़ेंगे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी है, सवाल, सारे चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। हालांकि सिविलाइजेशन को हिंदी में हम लोग सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता, और कल्चर को हिंदी में हम लोग संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसका क्रेडिट एम.के. गांधी को जाता है, महात्मा गांधी को जाता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एम.के. गांधी के बारे में समझें। अब आपको खुद अंदाजा लग रहा होगा, जैसे 12th में आप देखोगे कि बुक में बहुत सारे राइटर्स का वर्क है। जापानीज राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर, ब्रिटिश राइटर, ऑफ कोर्स इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, बहुत सारे राइटर्स का वर्क है। लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है, सबसे जो पहला चैप्टर है, वो गांधी जी का है। इससे पता चलता होगा कि हाउ मच पावरफुल गांधी जी वॉज। गांधी जी कितने पावरफुल थे, इसका पता तो इस चैप्टर से चलता है। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12th की बुक, फर्स्ट चैप्टर, एम.के. गांधी। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे एम.के. गांधी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहीं से आता है। ये तो सबको पता है कि एम.के. गांधी को हम लोग बापू बोलते हैं, बापू बोलते हैं, या इंग्लिश में हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। बहुत सारा कारण है। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि इनके पास दो सबसे बड़ा हथियार था जिससे ये ब्रिटिश से फाइट किए, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किए। क्या था हथियार? इनके पास ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक लेके घूमते थे या तोप लेके घूमते थे। इनका जो हथियार था, हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इनका जो वेपन था, जिसे हम लोग चीफ वेपन बोलते हैं, चीफ वेपन। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजिंग शब्द भी होगा, जैसे CHIEF और वर्सेस में लिख देते हैं CHEAP। डोंट गेट कंफ्यूज्ड प्लीज, क्योंकि चीफ का मतलब होता है मुख्य और चीप का मतलब होता है सस्ता। यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म है। गांधी जी का ये दो चीफ वेपन्स था। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला था ट्रुथ और दूसरा था नॉन वायलेंस। ये दो बिगेस्ट वेपन्स थे गांधी जी के पास, जिसका इस्तेमाल इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया। एंड ही ब्रॉट अस फ्रीडम, और इन्हीं के वजह से हमें फ्रीडम मिला। ट्रुथ को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य। और नॉन वायलेंस को क्या बोलेंगे? अहिंसा। सत्यवादी थे। ये दो चीफ वेपन्स है। ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा सवाल पूछता है, लाइक डैश वर द चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
अब थोड़ा सा इनके पॉलिटिकल करियर को समझते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी ग्रेट माइंड थे, इंग्लैंड से लॉ करा, बैरिस्टर थे, ग्रेट माइंड थे, और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स पे जो इनका पकड़ था वो बहुत तगड़ा था। गांधी जी was not the prime minister of our country. Gandhi ji was not the president of our country. Gandhi ji was not anything of our country. कोई पोस्ट पे बैठे हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका दबदबा, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डोमिनेशन। डोमिनेशन, सारे वर्ड्स को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को समझेंगे। डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब दबदबा, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे दबदबा रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कब से कब तक, टाइम भी पूछता है, तो आपको याद रखना है, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1915 से 1948 तक इनका दबदबा रहा। इंडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने रूल किया, इंडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने डोमिनेट किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेशन इनका रहा। इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेशन का मतलब रूल, पूरा दबदबा रहा। आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक इन्हीं का जो है, इन्हीं के फिंगर टिप पे काम होता था। लाइक everything good or bad happening inside the country was the indication of गांधी जी। ये इन पे सारा था, सब कुछ इन पे डिपेंड करता था। आपको पता है बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हमारे कंट्री में, बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें एम के गांधी को सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स पे दबदबा था। एक चीज और एक्स्ट्रा हमें इनमें समझना होगा, क्या? लीडर तो थे ही, लीडर तो थे ही ये, भले ही प्रेसिडेंट नहीं थे, भले ही प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बट गांधी जी वॉज अ लीडर। लेकिन लीडर से एक बात का पता चलता है कि भाई किस टाइप के लीडर थे। आपसे पूछा जाएगा सवाल, शब्द याद रखना है, स्पिरिचुअल। गांधी जी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता कहने का मतलब ही अंडरस्टूड द रूट ऑफ आवर कंट्री, ही अंडरस्टूड the framework of our country, he understood the inside and outside of our country। सारी चीजों को समझते हुए काम करते थे, ये स्पिरिचुअल लीडर थे। लाइक यहां पे शब्द आएगा पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन तो कोई कह सकता है इनको, बिकॉज इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट किया है, किए हैं, तो पॉलिटिशियन तो है ही। लेकिन पॉलिटिशियन से भी ज्यादा ये किस प्रकार के लीडर है? स्पिरिचुअल लीडर है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अब सबसे थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो समझेंगे, ये जो 1948 का डेट है, ये इनके असैसिनेशन का डेट है, असैसिनेशन। नाउ सवाल यह है कि सर असैसिनेशन किसे कहते हैं? हम यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किल या मर्डर या ऐसे नहीं, हमें एक ही शब्द यूज करना, असैसिनेशन। असैसिनेशन क्यों यूज करना है? असैसिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की हत्या जो बहुत ज्यादा फेमस हो। गांधी जी वॉज ए ग्रेट पब्लिक पर्सनैलिटी, quite famous not only in India but also across the world। बहुत फेमस थे, और जब भी किसी फेमस व्यक्ति की
हत्या होती है तो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, शब्द का नाम है असैसिनेशन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसका नोट करना बहुत जरूरी है। असैसिनेशन, असैसिनेशन किया गया इनका किनके द्वारा? एवरीबडी नोज आई थिंक whose hand, like whose hand was there in the assassination of गांधी जी? किनके द्वारा? लाइक हमें एक शब्द यहां पे समझ लेना है क्योंकि हमें तो परीक्षा में मार्क चाहिए। फनेटिक, गांधी जी का असैसिनेशन एक फनेटिक के द्वारा हो गया। नाउ देयर इज अ न्यू टर्म, फनेटिक। फनेटिक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सेंटर्ड ऑर्थोडॉक्सी होता है। सर सेंटर्ड ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है? ये भी एक नया टर्म है। लाइक अपने धर्म को, अपने जो रिलीजन को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले लोग, अटैच्ड रहने वाले लोग फैनेटिक कहते हैं। हठ धर्मी, गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाय द हैंड ऑफ अ फैनेटिक। डेट भी कभी कभी पूछ देता है। डेट क्या है? 30 जनवरी। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं। डेट क्या था? 30 जनवरी 1948 is the date when Gandhi ji was assassinated. लेकिन इस दौरान अपने टेन्योर में, अपने स्पैन में, अपने समय काल में इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी लाइक स्टेप्स लिए, बहुत सारी ऐसे ऐसे आइडियलिज्म को आगे बढ़ाए जो हमारे देश को आजाद बनाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। बहुत जहां भी इनको मौका मिलता था यंग इंडिया को मोटिवेट करते रहते थे। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, आर्टिकल्स का मतलब ए एम द नहीं, वो ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स इट्स अ काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट ऐसे टाइप। ओके, आर्टिकल्स यंग इंडिया के लिए लिखे। यंग इंडिया के लिए जब भी टाइम मिलता था, ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन, हिज पर्पस वॉज टू मोटिवेट यंग इंडिया। यंग इंडिया को मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा, गांधी जी में एक और क्वालिटी था। गांधी जी का ग्रिप दोनों पे होता था। लाइक ओल्ड पीपल पे भी होता था, लाइक एल्डर्स पे भी होता था, प्लस यंगस्टर्स जो है उन पे भी होता था। मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उन पे भी पकड़ होता था, यंगस्टर्स जो हैं उस पे भी पकड़ होता था। यहां पे दो शब्द और समझेंगे। है सर, यंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, यंगस्टर क्या होता है, गैंगस्टर क्या होता है। यंगस्टर यू अंडरस्टैंड वेरी मच वेल, पीपल ऑफ न्यू एज, पीपल ऑफ लाइक न्यू ब्लड, ये यंगस्टर्स होते हैं। लेकिन गैंगस्टर क्या होता है? गैंगस्टर इज ए member of क्रिमिनल्स का एक जो मेंबर होता है उसे हम लोग गैंगस्टर कहते हैं। तो गांधी जी अगर भाषण देते थे, स्पीच देते थे, तो वो यंगस्टर के लिए देते थे। आपको कंफ्यूज होकर के गैंगस्टर नहीं लिख देना है, बिकॉज दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, गेट बैफल्ड। यहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। सर ये तो गांधी जी के बारे में आपने सारा चीज समझाया, पॉलिटिकली कितने फिट थे, लॉ करा था, बैरिस्टर थे, इंडिया को आजादी दिलवाई, असैसिनेशन हुआ, यंग इंडिया को मोटिवेट करते रहे, बहुत सारा आर्टिकल लिखा। अच्छा, इनकी एक बुक है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट
विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनका बुक है। अब ये बुक इनका ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, इसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अभी हम लोग दो चीज समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का मतलब क्या होता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का मतलब होता है सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये बात हालांकि जानकारी के लिए याद रखना है, बट ऑटोबायोग्राफी को समझते यहां से सवाल बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से सवाल क्या बनेगा, ऑटोबायोग्राफी समझ लेते हैं और इसके वर्सेस में बायोग्राफी समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को यह भी पता नहीं होता कि सर ऑटोबायोग्राफी क्या कहते हैं, किसे बायोग्राफी किसे कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ए रिटन रिकॉर्ड, रिटन सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह बात हालांकि जानकारी के लिए याद रखना है, बट ऑटोबायोग्राफी को समझते यहां से सवाल बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से सवाल क्या बनेगा, ऑटोबायोग्राफी समझ लेते हैं और इसके वर्सेस में बायोग्राफी समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को यह भी पता नहीं होता कि सर ऑटोबायोग्राफी क्या कहते हैं, किसे बायोग्राफी किसे कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ए रिटन रिकॉर्ड, रिटन record on oneself, खुद पे लिखी गई जो रिकॉर्ड है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और दूसरे पे लिखी गई जो रिकॉर्ड है उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ क्या है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में हमें अंतर समझ में आ गया। अब समझते हैं, थोड़ा सा यहां तक हो गया है। अब हम लोग मेन चैप्टर में थोड़ा सा एंटर करते हैं, उसे समझते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होता है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कवर अप द चैप्टर। इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं गांधी जी हम बात क्या करने वाले हैं, गांधी जी का क्या मुद्दा है। हम लोग अबाउट एम के गांधी, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लिए। लाइक वी हैव अंडरस्टूड ए स्मॉल लाइक अ ब्रीफ, लाइक वी हैव गॉट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट गांधी जी। थोड़ा सा तो हम लोग समझ लिए। अब समझते पर्पस क्या है, इस चैप्टर का क्या पर्पस है, इस चैप्टर का क्या पर्पस है। इस चैप्टर में इन्होंने क्या चीज बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हमें थीम समझना चाहिए ना, थीम समझना चाहिए। किसी भी चैप्टर का थीम अगर समझ में आ गया, यू विल गेट द सेंटर आइडिया। सेंट्रल आइडिया अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें समझ में। क्या पर्पस है इस चैप्टर का, क्या पर्पस है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या पर्पस है, गांधी जी ने क्या बात करी। यहां पे बात समझने से पहले दो तीन वर्ड समझ लेते हैं। ओल्ड को हम लोग ईस्टर्न बोलते हैं, ठीक है, और मॉडर्न को हम लोग वेस्टर्न बोलते हैं। वेस्टर्न याद रखना है, दो शब्द याद रखना, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। ओल्ड मीन्स ईस्टर्न और मॉडर्न मीन्स वेस्टर्न। अब गांधी जी ने क्या करा, हमारे सिविलाइजेशन और कल्चर की साउंड फाउंडेशन की बात करेंगे, साउंड फाउंडेशन की बात करेंगे, ठीक है, साउंड फाउंडेशन। नाउ व्हाट इज साउंड फाउंडेशन, दिस इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन। साउंड फाउंडेशन क्या होता है, ये मुख्य नींव की बात करने वाले। जैसे कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, एक नींव डालना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी टाइप से हमारा जो सिविलाइजेशन और कल्चर है, उनके तह तक जाकर के हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आवर सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज आवर कल्चर। साउंड फाउंडेशन की बात करेंगे, किसकी साउंड फाउंडेशन का, सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करेंगे। एक लेटर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये जो साइन है ना, ये साइन है, ये जो ऐसे लिखा है ना एस टाइप का, ये साइन है,
ये साइन है, किसका साइन है? एंड का साइन है। बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं होता, ये एंड का साइन है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्परसेंड, एम्परसेंड। अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एम्परसेंड बोलते हैं। ये साइन है किसका? एंड का साइन है। आप समझते हैं यहां पे सिविलाइजेशन एंड कल्चर, टाउन फाउंडेशन की बात करेंगे। किसकी किसकी बात करेंगे? दो चीज की सबसे पहले करेंगे बात। जस्ट अ मिनट, दो चीज की सबसे पहले बात करेंगे। यस, साउंड फाउंडेशन। साउंड फाउंडेशन अभी हम लोगों ने समझा, साउंड फाउंडेशन की बात करेंगे। यहां पे दो चीज की बात करेंगे। पहला, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, और दूसरा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। क्योंकि उनको ऐसा लगा, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को हमारी सभ्यता, वेस्टर्न की सभ्यता, इंडियन सभ्यता जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिकॉज अंटिल यू नो अबाउट द रूट, तो फिर दिक्कत है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोल रहा है तो आपको एक ही शब्द याद रखना पड़ेगा। कौन सा शब्द है भाई? मटीरियलिज्म। कौन सा शब्द है? मटीरियलिज्म। लाइक आपको एक शब्द याद रखना है, मटीरियल। कौन सा शब्द है? मटीरियल। भौतिक वस्तुएं, जो चीजें होती है, कार्स, रॉकेट्स, मशीन, different kind of dazzling mechanism is called material. Material किसे कहते हैं हम लोग? बहुत सारी चीजें, कार, like bikes, okay, like decent, phones, all the things, बहुत सारी चीजें मटीरियल। ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, इनकी यही टेंडेंसी है। लिखा है the tendency, Western civilization has the tendency to privilege materiality. बुक में लिखा हुआ है। गांधी जी ने बताया कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, उनका एक ही नेचर है, एक ही पर्पस है। पर्पस क्या है? मटेरियल को बहुत ज्यादा, हमें क्या, ये क्या कर रहा है? मटेरियल को बहुत ज्यादा एनकरेज करता है। हमेशा मटेरियल 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 के पीछे भागता रहता है। लेकिन वहीं हम अपने इंडियन सिविलाइजेशन को देखें, अगर इंडियन सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करें, इंडियन सिविलाइजेशन का काम क्या है? शब्द याद रखिए, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप मीन्स आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना। किसको? मोरल बीइंग को, मोरल बीइंग को। ठीक है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर you have understood a little sort of difference between what is the purpose of Indian civilization and what is the purpose of Western civilization. बीच बीच में हमें अंग्रेजी में चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लिखते वक्त तो हमें अंग्रेजी में लिखना है ना। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? एक ही शब्द याद रखना है सर। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स और लिफ्ट अप मोरल बीइंग। Sir, what is the purpose of Western civilization? Western civilization runs after materialistic progress. ये materialistic progress की तरफ भागेगा। एक शब्द ही याद रखना है। अब इन्हीं दो चीजों पे हम लोग पूरे चैप्टर में देखेंगे कि डिस्कशन होगा, चर्चाएं होगी, and you will get to know many more things if you get into the chapter. अगर आप चैप्टर को सही से देखें, सही से पढ़ें, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एक और स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि गांधी जी ने बड़े, यहां पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देता हूं। गांधी जी मेक्स इट बोल्ड टू से, बड़े ही फ्रैंक बोलते हैं, बड़े ही फ्रैंक, और इंग्लिश में बोलते हैं भाई।
इंग्लिश में लिखे हुए भी। कहोगे सर इंग्लिश कैसे पता चल गया, गांधी जी को इंग्लिश कैसे पता चल गया? गांधी जी, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, वाज नॉट अ नॉर्मल पर्सन थोड़ी थे। वेंट टू इंग्लैंड, परस्यूड लॉ किया, बिकेम अ बैरिस्टर। स्टार्टिंग में भले इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जब लॉ इन्होंने करा, 7 years आफ्टर ही स्पेंट 7 years, वहां पे लगभग 6-7 साल इन्होंने बिताया। और वहां पे उस वक्त गांधी जी का जो माइंड था, उनके तुलनात्मक माइंड बहुत ही रेयर थे दैट वेरी टाइम। दिस इज द क्वालिटी ऑफ गांधी जी। वेल, गांधी जी मेक्स इट बोल्ड टू से, बड़े ही फ्रैंक बोलते, एकदम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजी समझेंगे, समझते जाएंगे, पॉइंट को समझते जाएंगे, चैप्टर खत्म होता जाएगा। क्या कह रहे हैं गांधी जी, समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन जो है, सर इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमेशा से ऑन द टॉप है, हमेशा से टॉप पे है। और इतना स्ट्रांग है, प्लस कर देते हैं, इतना स्ट्रांग है, इंग्लिश वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। इतना स्ट्रांग है इंडियन सिविलाइजेशन कि इसको डिफीट करना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? डिफीट करना। फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये पहली लाइन है, गांधी जी ने कहा। मैं लाइन भी बता दे रहा हूं, आप देख लोगे। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? ऑन द टॉप, हमेशा से रहा है ऑन द टॉप, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे डिफीट किया जाना मुश्किल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड। इंडिया ने जिस सिविलाइजेशन को इवोल्व किया, इवोल्व का मतलब क्या होता है? विकसित करना, डेवलप करना। इंडिया ने जिस सिविलाइजेशन को डेवलप किया है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमेशा ऑन द पीक रहा है, डिफीट करना मुश्किल है। बहुत अच्छी चीज है। दूसरा लाइन उन्होंने लिखा, दूसरा लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन है अंडरलाइन कर दिया, दूसरा लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर दूसरा लाइन क्या है? यस, दूसरा लाइन है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को रेफर कर सकते हो। दूसरा लाइन है नो वन कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। फिर उन्होंने बोल्डली कहा, बड़े आत्मविश्वास के साथ, कि हमारे जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर्स किन्हें कहते हैं? एंसेस्टर्स हमारे फोर फादर्स, मतलब प्राचीन समय के लोग, हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स कहलाते हैं। गांधी जी ने कहा द सीड which was sown by our ancestors cannot be matched, उसे मैच नहीं किया जा सकता। हमारे पूर्वजों ने जिस सिविलाइजेशन का निर्माण किया, जिस सिविलाइजेशन को परस्यू किया, फॉलो किया, क्रिएट किया, बनाया, इंपोज किया, उस वैसा सिविलाइजेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। अगर आपको फीचर पूछ रहा है व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अगर आपको फीचर पूछ रहा है व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन का क्या फीचर है? सबसे पहले सर इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑलवेज ऑन द टॉप। सर इंडियन सिविलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, इट कैन नॉट बी डिफीटेड। दूसरा, इट इज अनमैचेबल, इट इज अनमैचेबल। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस यूरोपियन सिविलाइजेशन, थोड़ा सा यहां पे फाइट चलेगा। There will be a short squabble, there will be a little squabble between Indian civilization and European civilization. आप जानते हैं बड़े बड़े सिविलाइजेशंस हुए, ग्रीस, रोम, बड़े बड़े सिविलाइजेशंस हुए, बट फाइनली द वर्ल्ड एंडेड अप लाइक ओनली द सिविलाइजेशन ऑफ
इंडिया रिमेन्ड, यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, दैट आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, इन स्पाइट ऑफ getting mixed and merged with different kind of worlds, getting into the contact of different kind of civilization of the worlds, still survived, अभी भी सर्वाइव कर रहा है। छोटा सा अंतर समझते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। इंडियन सिविलाइजेशन कॉपी नहीं किया गया है किसी से, यहां पे लिखिएगा नॉट कॉपीड, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री, कहीं से भी कॉपी नहीं है। दूसरा चीज, यूरोप का जो सिविलाइजेशन है ये मिक्स्ड एंड मर्ज्ड है, मिक्स्ड एंड मर्ज्ड है, मर्ज्ड है, और कॉपीड है। क्या है? कॉपीड। एक शब्द होगा इरोनस, थोड़ा सा टफ वर्ड है इरोनस। इरोनस का मतलब क्या होता है? बहुत सारी त्रुटि है, बहुत सारा मिस्टेक्स है यहां पे। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? व्हाट इज द मिसकंसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप? यूरोप के लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि जो सिविलाइजेशन इन्होंने रोम से सीखा, जो सिविलाइजेशन इन्होंने ग्रीस से सीखा, ग्रीस से सीखा, इनके मिस्टेक को ये अवॉइड कर सकते हैं, इनके मिस्टेक को ये हटा सकते हैं, अच्छी चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। नॉट इन रियलिटी, ऐसा थोड़ी होगा। यूरोप का जो सिविलाइजेशन था अब इनके ग्लोरी में नहीं रहा, मतलब अब इनके पास वो नहीं है, चेंज, बहुत सारा चीज चेंज हो गया। ब्रिटिश, अब देखिए ब्रिटिश, अभी हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश बोलते हैं, सॉरी इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ऐसे बोल। पहले तो इसका नाम ना इंग्लैंड था ना इंग्लिश था, कुछ नहीं था। पहले क्या था? जब रोमन्स होते थे तो ये होता था ब्रिटेनिया, इसे बोलते थे ब्रिटेनिया। लैंग्वेज लैटिन होता था, बाद में एंग्लो सैक्सन आया तो इंग्लैंड नाम हो गया, इंग्लिश चल गया, बहुत सारी चीजें, तो मिक्स एंड मर्ज है। यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है ये मिक्स्ड एंड मर्ज है, कॉपीड है, इरोनस है। इस सारी बातों को याद रखना है, इरोनस है, सारी बातों को याद रखना है। अब समझ में आ गया इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस यूरोपियन सिविलाइजेशन। सवाल पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। Indian civilization has not been copied from any part of the country or the world, and European civilization has been a mixed and merged civilization, and it has been copied from other part of the world, and it doesn't exist now. ये अब exist नहीं करता है। I'm going to tag you 2 questions, and you have to try at your home. आपको खुद से ट्राई करना है ये 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, व्हाट इज द, कल इस पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये सवाल रहेगा। दूसरा सवाल, what is the difference between Indian civilization and European civilization? ये 2 क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन को करने के बाद you will be able to understand most of the things in the chapter. So I hope that you're going to do these 2 questions, and in the next class, first of all I'll discuss these questions, then after I'll try to teach you something more ahead, और बहुत ही easy manner में इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें समझेंगे। कल कुछ हम ग्लॉसरी भी हम लोग कर लेंगे, ग्लॉसरी भी समझ लेंगे यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।